So yesterday we started with select command. We saw a few examples on select command. We also saw how to filter out data by using comparison operators. So let's continue further and we'll see few more examples on select command. So next we'll see how to use and or operator. So logical operators में हमने and और ये ऑपरेटर्स देखे थे. सो उनके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. So next example, fetch all employees who work as a ST clerk and they have joined the organization before 1st January 1996, or all employees who earns more than 14,000. तो इस रिक्वायरमेंट पे मैच होने वाला डेटा अभी अपने को फेच करना है. तो क्या है रिक्वायरमेंट? ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करो जो काम करते हैं एज अ एसटी क्लर्क एंड उनका सैलरी जो है, सॉरी उनका ज्वाइनिंग डेट जो है 1 जनवरी 1996 के पहले का होना चाहिए. तो अगर एसटी क्लर्क है और ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 1996 के पहले का है तो ये ऐसा कोई एम्प्लॉय है तो वो फेच करो. या फिर डेजिग्नेशन कौन सा भी होने दो, ज्वाइनिंग डेट कौन सा भी होने दो, सैलरी अगर 14,000 से ज्यादा है तो वो भी एम्प्लॉयज फेच करो. सो दो क्राइटेरियाज पे मैच होने वाले एम्प्लॉयज अपने को ढूंढने हैं. पहला क्राइटेरिया है डेजिग्नेशन एसटी क्लर्क एंड ज्वाइनिंग डेट बिफोर 1996 एंड सेकेंड क्राइटेरिया salary more than 14,000. Designation could be anything, joining date could be anything, but salary should be more than 14,000. So requirement clear है? Yes, sir. सबको रिक्वायरमेंट समझ में आया? करना क्या है? क्योंकि रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब तक आपको रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती तब तक आगे आप बढ़ नहीं सकते. क्वेरी तो बाद में लिखेंगे, पहले रिक्वायरमेंट तो समझना मांगता. रिक्वायरमेंट समझ में आया तो क्वेरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती. सो आई होप कि सबको रिक्वायरमेंट समझ में आया है. So let's connect to the HR schema and check the employee table data. तो ये देखो, ये सारे एज ए एसटी क्लर्क काम करने वाले एम्प्लॉयज है. तो इसमें फिर अपने को ज्वाइनिंग डेट देखना है 1 जनवरी 1996 के पहले वाला. तो यहाँ पे तो 1997, 98, 19, 2000, this is 96 but it is not 1 जनवरी 1996 के पहले के यानी 1995. हाँ, तो ये वाला एम्प्लॉय अपने रिजल्ट में होना चाहिए. दिस फिट्स इन आवर क्राइटेरिया. इसका ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 1996 के पहले का है
और ये एज ए स्टिकलर काम करता है, तो ये रिकॉर्ड अपने रिजल्ट में होना चाहिए। ये भी रिकॉर्ड अपने रिजल्ट में होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन है जिनका सैलरी 14,000 से ज़्यादा है, तो ये भी एम्प्लॉयज़ अपने रिकॉर्ड में होने चाहिए। So anybody who would like to give a try? सिलेक्ट में हम लेंगे एम्प्लॉय का आईडी, उसका लास्ट नेम, देन उसका ज्वाइनिंग डेट विच इज हायर डेट, उसका डेजिग्नेशन एंड उसका सैलरी। बोलो क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? सर नेम इक्वल टू स्टिकलर। नेम नहीं, वो जॉब आईडी है। जॉब आईडी इक्वल्स टू स्टिकलर। ओके, नेक्स्ट। और कुछ करना होगा? और कुछ करना होगा? सैलरी क्या करना पड़ेगा? एंड सैलरी क्या करना? सैलरी 14,000 से ज़्यादा। लॉक किया जाए? चला तो इतना? ज्वाइनिंग डेट के बारे में लिखना पड़ेगा। जी, ज्वाइन डेट बचा है ना? तो अगर एम्प्लॉय एज ए स्टिकलर काम करता है तो उसका ज्वाइनिंग डेट भी हमें चेक करना है। डेट कब आती है? तो अगर कोई एम्प्लॉय एज ए स्टिकलर काम करता है तो उसका ज्वाइनिंग डेट भी 1 जनवरी 1996 के पहले का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आएगा लेस देन ऑपरेटर और यहाँ पे डेट डाल दो 1 जनवरी 1996 के पहले वाला। इधर तो ये पहला कंडीशन हो गया। स्टिकलर है तो ज्वाइनिंग डेट भी इसके पहले वाला होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन था ये वाला, ऑल एम्प्लॉइज हु अर्न्स मोर देन 40,000। तो बाकी कोई भी एम्प्लॉय होने दो,
उन जिनका सैलरी 14,000 से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आएगा और। सो फिर ये कंडीशन अलग से ट्रीट होगा और ये वाला कंडीशन अलग से ट्रीट होगा। तो पहले इस कंडीशन का डेटा निकालेगा क्वेरी और फिर दूसरी कंडीशन चलाएगा फिर वापस, और दूसरी कंडीशन पे कुछ डेटा मिलता है तो इस क्वेरी, इस कंडीशन का रिजल्ट और इस कंडीशन का रिजल्ट दोनों का मिला के फिर पूरे क्वेरी का रिजल्ट बन जाएगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो वी गॉट 2 एम्प्लॉयज जिनका डेजिग्नेशन एसटी क्लर्क है और उनका ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 1996 के पहले का है, और 3 ऐसे एम्प्लॉयज है जिनका सैलरी 14,000 से ज़्यादा है। तो जिनका सैलरी 14,000 से ज़्यादा है उनका अपने को हायर डेट और डेजिग्नेशन चेक नहीं करना था, वो एक अलग सा कंडीशन था। तो इसकी वजह से तो वहाँ पे हमने और ऑपरेटर यूज़ किया था। तो 3 ऐसे एम्प्लॉयज है जिनका सैलरी 14,000 से ज़्यादा है। तो कैसे क्वेरी कैसे चलता है, तो पहले यहाँ तक इतना तक रन होगा, इतना तक रन होने के बाद इतना डेटा आएगा। तो एसटी क्लर्क, एज ए एसटी क्लर्क काम करने वाले टोटल 20 लोग हैं। तो इन 20 रोज के अंदर फिर ये दूसरा कंडीशन चेक किया जाएगा। तो पहले तो उसने कौन कौन एज एसटी क्लर्क काम करता है ये निकाला, तो 20 लोग आ गए, तो 20 रिकॉर्ड। तो इन 20 रिकॉर्ड्स में दूसरा कंडीशन लगेगा। क्या है दूसरा कंडीशन, तो ऐड जब होता है, एंड ऑपरेटर जब आप यूज करते हो तो क्या होता है, एंड के लेफ्ट साइड में जो कंडीशन होता है विच इज दिस, तो एंड के लेफ्ट साइड के कंडीशन पे मैच होने वाला कोई अगर रिकॉर्ड मिलता है तो उसी रिकॉर्ड के ऊपर राइट साइड वाला कंडीशन चलेगा। तो पहले लेफ्ट साइड वाला कंडीशन चला तो इतने रिकॉर्ड मिले, तो इन्हीं रिजल्ट के ऊपर, सिर्फ इन्हीं रिजल्ट के ऊपर, इसी रिजल्ट के ऊपर ये राइट साइड वाला कंडीशन चलेगा। तो इन 20 रिकॉर्ड के ऊपर फिर उसने हायर डेट चेक किया कि कौन कौन से रिकॉर्ड के लिए हायर डेट 1 जनवरी 1996 के पहले का है। तो उसको 2 रिकॉर्ड मिले, एक तो ये वाला मिला और दूसरा ये वाला मिला। तो सिर्फ 2 रिकॉर्ड के लिए हायर डेट 1 जनवरी 1996 के पहले वाला मिल गया। तो इसकी वजह से उसने ये 2 रिकॉर्ड अपने रिजल्ट सेल में डाल दी। फिर आ गया नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन पे लिखा है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर जब है यहाँ पे तो यानी कि ये एक टोटली अलग सा कंडीशन है। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इस ये कंडीशन वापस एंटायर टेबल के डेटा पे चलेगा। तो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जितना भी टोटल डेटा है उस डेटा के ऊपर ये वाला कंडीशन अलग से लगेगा। यानी कि पहले तो इसने ये 2 रिकॉर्ड कॉपी करके रख दिए कि ये रिजल्ट में होने चाहिए, तो ये 2 रिकॉर्ड उसने डाल दिए रिजल्ट के अंदर। अभी वापस दूसरा कंडीशन चला रहा है, वो क्या है वो कंडीशन, तो ये वाला कंडीशन। ये कंडीशन उसने अलग से चलाया फिर। तो ये कंडीशन चलाने के बाद उसको 3 और रिकॉर्ड मिले जिनका सैलरी 14,000 से ज़्यादा है। तो ये 3 रिकॉर्ड भी उसने रिजल्ट सेट के अंदर डाल दिए। तो ऐसे फिर उसको टोटल 5 रिकॉर्ड हो गए रिजल्ट के। तो वही 5 रिकॉर्ड अपने को रिजल्ट में आ रहे हैं।
एंटायर क्वेरी चलाते हैं तो यही 5 रिकॉर्ड रिजल्ट के अंदर आ जाते हैं। तो एंड और ऑपरेटर का डिफरेंस यहाँ पे समझ ले लो। एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो कंडीशन है वो पहले चलेगा, और इस कंडीशन पे मैच होने वाले कुछ रिकॉर्ड्स अगर मिलते हैं तो उन्हीं रिकॉर्ड्स के ऊपर राइट साइड वाला कंडीशन अप्लाई होगा, और फिर दोनों कंडीशन पे मैच होने वाला कुछ डेटा अगर मिलता है तो रिजल्ट में आ जाएगा। और ऑपरेटर जो है वो पूरा अलग से चलेगा, तो और ऑपरेटर अलग से चलेगा और एंटायर टेबल का जो डेटा है उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगा, और कुछ डेटा अगर मिलता है मैच होने वाला तो फिर आ जाएगा रिजल्ट के अंदर। क्लियर है? यस सर। एवरीबॉडी? हॅलो सर. हाँ जी। सर म्हणजे जेव्हा पहिली जी कंडिशन आहे, जॉब आय डी इज इक्वल टू एसटी क्लर्क आणि हायर डेट इज लेस दॅन 1996 1 त्याच्यातून जे रिझल्ट येईल त्याच्यावर परत और यूज केले का सॅलरी? तो ह्या ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे मैच होने वाले सिर्फ 2 रिकॉर्ड मिले अपने को, जो कि ये है ये। तो इन 2 रिकॉर्ड के ऊपर ये वाला कंडीशन लगा है क्या, आप ही बताओ। पहला जो कंडीशन था, ये वाले कंडीशन पे मैच होने वाले टोटल 2 रिकॉर्ड मिल गए उसको एम्प्लॉयज टेबल के अंदर। तो आप इन रिकॉर्ड्स को देख ही पता चल कर बताओ कि इन 2 रिकॉर्ड के ऊपर ये कंडीशन लगा है क्या। नो सर. क्योंकि ये कंडीशन क्या है, सैलरी ग्रेटर देन 14,000, तो इनका सैलरी 14 से ज़्यादा है क्या? नहीं है, यानी कि नहीं लगा है। तो वही तो मैं अभी एक्सप्लेन किया कि और ऑपरेटर अलग से फिर कंडीशन चलता है, और ऑपरेटर का अगर है तो ये पहला कंडीशन था, ये कंप्लीट हो गया, उसको 2 रिकॉर्ड मिल गए, तो इस कंडीशन का काम यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। वापस एंटायर क्वेरी फिर अलग से चलेगी इस कंडीशन के लिए। तो वापस क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट, जो भी सिलेक्ट के अंदर कॉलम लिखे है, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 14,000, ये अलग सा कंडीशन रन होगा एम्प्लॉइज टेबल के पूरे डेटा के ऊपर। तो पूरे डेटा के ऊपर ये कंडीशन चलाया तो उसको फिर 3 रिकॉर्ड मिले जिनका सैलरी 14,000 से ज़्यादा है। तो ये 3 रिकॉर्ड उसने रिजल्ट के अंदर ऐड किए फिर। तो पहले कंडीशन पे मैच होने वाले 2 रिकॉर्ड, और दूसरे कंडीशन पे मैच होने वाले 3 रिकॉर्ड, ऐसे टोटल 5 रिकॉर्ड तुम्हारे रिजल्ट में आ गए। ओके सर. ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है यूजिंग लाइक ऑपरेटर। तो एंड और ऑपरेटर देखे हमने, तो अभी लाइक ऑपरेटर देखना है। तो लाइक ऑपरेटर, एज आई सेड अर्लियर, is used to match a pattern। पैटर्न जब आपको मैच करना होता है तब आप लाइक ऑपरेटर यूज करते हो। पैटर्न यानी कि क्या, तो आपको जो सर्च करना है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता आपको। जैसे कि अपन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर रहे हैं, जॉब आईडी इक्वल्स टू एसटी क्लर्क, इसी वैल्यू को मैच कर रहे हैं, दिस इज द एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये एग्जैक्ट डेट है कि जैसे कि 1 जनवरी 1996 पूरा डेट है, तो पूरा डेट अपने को पता है तो ये मैच कर रहे हैं। सैलरी एग्जैक्ट फिगर अपने को पता है तो वही मैच कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब पता होता है तो उसको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आते, मतलब इजीली वी कैन सर्च फॉर इट।
बट अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ तो मालूम है। थोड़ा बहुत यानी कि क्या, जैसे कि एग्जाम्पल, फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज whose designation starts with letter ST। तो एम्प्लॉय टेबल में से ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करो जिनका डेजिग्नेशन स्टार्ट होता है लेटर ST से। बट एंटायर डेजिग्नेशन क्या है पता नहीं है, सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया है कि ST से स्टार्ट होने वाला जो भी डेजिग्नेशन है ऐसे वाले एम्प्लॉयज फाइंड करो। तो ST से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे देखोगे आप तो ST अंडरस्कोर मैन, तो ये भी ST से स्टार्ट होता है, और ST अंडरस्कोर क्लर्क, तो ये भी ST से स्टार्ट होता है। तो कई सारे रिकॉर्ड्स है जिनका डेजिग्नेशन ST से स्टार्ट होता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है अपने को। ST क्लर्क होता तो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती, ST मैन होता तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती, बट यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। एक पैटर्न है अपने पास, क्या है पैटर्न, तो ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करो जिनका डेजिग्नेशन स्टार्ट होता है लेटर ST से। तो पहला लेटर S है, दूसरा लेटर T है, और इसके आगे कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो कुछ भी होने दो, वो मैच करना है अपने को, बट स्टार्ट जो है इनिशियल 2 कैरेक्टर्स ये 2 होने चाहिए, उसके आगे कुछ भी होगा तो चलेगा। सो दिस इज नथिंग बट ए पैटर्न। तो इस पैटर्न को मैच करने वाला डेटा अपने को ढूंढना है। तो ऐसा कुछ सिनारियो आता है तो हमें लाइक ऑपरेटर यूज करना होता है, और लाइक ऑपरेटर के साथ आप 2 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो जिनका स्पेशल मीनिंग है। तो पहला है अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर कैरेक्टर आप यूज करते हो लाइक ऑपरेटर के साथ। तो अंडरस्कोर जब यूज करोगे तो अंडरस्कोर क्या करेगा, सो इट विल मैच एनी सिंगल कैरेक्टर। अंडरस्कोर यूज करते हो तो अंडरस्कोर कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर मैच करेगा। तो वो कैरेक्टर कौन सा भी हो सकता है, अल्फाबेटिक हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, कोई भी एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, बट सिर्फ एक कैरेक्टर। दूसरा है परसेंट। लाइक के साथ एक और ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो जिसका नाम है परसेंट। ये क्या करेगा, तो इट विल मैच n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एनी n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। परसेंट ऑपरेटर यूज करते हो तो n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर होने तो वो मैच करेगा वो। जैसे कि अपना पैटर्न क्या था, तो ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करो जिनका डेजिग्नेशन स्टार्ट होता है ST से। तो ST के आगे वी डोंट नो कितने कैरेक्टर्स है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, यानी कि n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं लेटर ST के आगे। यानी कि उस टाइम पे अपने को यूज करना पड़ेगा परसेंट ऑपरेटर, क्योंकि परसेंट ऑपरेटर विल मैच एनी n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर आपको पैटर्न लिखना है तो आपका पैटर्न किस तरीके से होगा, तो अभी ST का जॉब आईडी कॉलम के ऊपर कंडीशन लगानी है, क्योंकि हमें जॉब आईडी ही मैच करना है। तो हम लिखेंगे जॉब आईडी, कॉलम का नाम लाइक, और फिर सिंगल कोट में तुम्हारा आएगा पैटर्न। तो क्या होगा पैटर्न, तो अपने को पैटर्न में जो क्या पता है, तो पहले 2 कैरेक्टर्स पता है, तो पहले 2 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके आगे का कुछ नहीं पता अपने को, और उसके आगे पॉसिबिलिटीज क्या है, तो कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं।
तो 0 हो सकता है कैरेक्टर, एसटी के आगे कोई कैरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और हो सकता है तो कितने भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। तो उस केस में कौन सा कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा अपने को? परसेंट। परसेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट से क्या मैच होता है, तो एनी एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैच होते हैं, और अपना क्राइटेरिया वही होता है फिट, कि एसटी के आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सिर्फ एसटी के आगे एग्जैक्टली एक ही कैरेक्टर होता था तो फिर हम यहाँ पे यूज करते थे परसेंट के बदले अंडरस्कोर। बट अपने को इतना मालूम है कि परसेंट के आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट वो कैरेक्टर कौन से होंगे वो नहीं पता, बट एनी एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो इसकी वजह से यूज किया परसेंट। तो इस क्राइटेरिया पे, ये वाला पैटर्न पे मैच होने वाला डेटा अपने रिक्वायरमेंट पे हिसाब से आ जाएगा। सो दिस पैटर्न मैच विथ आवर रिक्वायरमेंट। तो ये वाला पैटर्न के लिए अगर आप क्वेरी लिखते हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज where job ID like ST%. So if you run this query, it will fetch all the records whose designation starts with letter ST. तो उसने ऐसे सारे एम्प्लॉयज फेच किए जिनका डेजिग्नेशन स्टार्ट होता है लेटर ST से। तो डेजिग्नेशन कॉलम के अंदर आपको ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जिनका डेजिग्नेशन स्टार्ट नहीं होता ST से। सारे रिकॉर्ड्स आ गए जिनका डेजिग्नेशन स्टार्ट होता है लेटर ST से। There are total 25 records. Clear? Yes, sir. हॅलो सर. हाँ जी। सर पण आपण म्हणजे अशाच कॉलमला हे यूज करू शकतो ना, की ज्याची व्हॅल्यू टेक्स्ट असेल म्हणजे स्ट्रिंग असेल. इसी हाँ, तो ज्यादातर पैटर्न जो है टेक्स्ट कॉलम के ऊपर ही लगता है। न्यूमेरिकल कॉलम पे तो आप लगा सकते हो, बट ज्यादातर ये चलता है ऐसे कॉलम पे जहाँ पे टेक्स्ट डेटा है। ओके सर. सर डेट कॉलमवर म्हणजे डेट व्हॅल्यू असलेल्या कॉलमवर जर आपल्याला लावायचं असेल तर आपण यूज करू हाँ, शकतो तो का? डेट पे भी लगा सकते हो आप। तर ते पण एक एक्झाम्पल दाखवा. है ना, एग्जाम्पल देखने वाले हैं, काफी सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सर सेकंड लेटर जर स्मॉल असेल तर ठीक. सो यहाँ पे केस डजेंट मैटर, लेटर आप ये स्मॉल में भी लिखोगे तभी आपको रिजल्ट वही आएगा। तो केस इनसेंसिटिव मैच हो जाता है यहाँ पे, तो आप स्मॉल में लिखो, अपर केस में लिखो, डजेंट मैटर। तो ये लेटर दो मैच करेगा, एस एंड टी, तो वो कौन से भी केस में होने दो, लोअर केस में होने दो, अपर केस में होने दो। सो देखते हैं लाइक ऑपरेटर के ऊपर कुछ एग्जांपल्स। तो सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉइज whose second last letter in last name column is A and joining year is 1997. सबसे पहले रिक्वायरमेंट ठीक से समझ में लेना, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट आपको क्लियर है तभी आप क्वेरी लिख सकते हो। तो क्या करना है अपने को, लास्ट लेटर नाम का जो, लास्ट नेम नाम का जो कॉलम है एम्प्लॉइज टेबल के अंदर, लास्ट नेम,
लास्ट नेम कॉलम के अंदर सेकेंड लास्ट लेटर ए होना चाहिए कोई भी रिकॉर्ड के। तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट लेटर एन है जो कि अपने क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। ये वाले रिकॉर्ड का सेकेंड लास्ट लेटर ए है, सो दिस फिट्स इन आवर क्राइटेरिया। तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे मैच होता है इन दो रिकॉर्ड के लिए, सेकेंड लास्ट लेटर ए है। और दूसरा कंडीशन क्या है, ज्वाइनिंग ईयर 1997 होना चाहिए। तो देखते हैं, तो ज्वाइनिंग ईयर इन दोनों का भी 1997 नहीं है, तो फिर ये अपने क्राइटेरिया में फिट नहीं होता रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसका लास्ट नेम का सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए है? तो यहाँ पे भी सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए है, बट ज्वाइनिंग ईयर इज डिफरेंट, इट्स नॉट 1997। तो ये भी अपने क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। और कोई है तो यस, ये वाला रिकॉर्ड अगर आप देखते हो तो इसका लास्ट नेम कॉलम के अंदर सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए है एंड उसका ज्वाइनिंग ईयर भी 1997 है। सो ये रिकॉर्ड अपने रिजल्ट में होना चाहिए। तो ये इसे क्राइटेरिया पे मैच होने वाले रिकॉर्ड्स अपने को ढूंढने हैं। रिक्वायरमेंट समझ में आया है सबको, करना क्या है? यस सर। लास्ट नेम कॉलम के अंदर सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए और ज्वाइनिंग ईयर 1997 होना चाहिए। So let's try to write a query. Select star from employees. So पहला कंडीशन क्या है, तो second last letter in last name column is A. So this is our first criteria, first criteria. तो इस क्राइटेरिया के लिए पहले तो अपने को पैटर्न लिखना होगा। अगेन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत अपने को कुछ पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि करना क्या सर्च करना है, बट उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ तो पता है। तो थोड़ा बहुत कुछ तो पता है तो अपने को लिखना होता है पैटर्न। तो लिखते हैं पैटर्न। तो लास्ट नेम कॉलम के ऊपर पैटर्न लगेगा ये। सो वेयर लास्ट नेम, तो यहाँ पे पैटर्न है तो लाइक ऑपरेटर, लास्ट नेम लाइक। तो पहले तो पैटर्न के अंदर अपने को क्या पता है वो लिख लेने का। क्या पता है अपने को, तो लास्ट नेम के अंदर ए कैरेक्टर आने वाला है, इतना आपको पता है। अभी ये ए कैरेक्टर की पोजीशन भी अपने को पता है। ए कैरेक्टर जो है कौन से पोजीशन पे आने वाला है, तो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे। अगर ए कैरेक्टर सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आने वाला है तो ए के बाद कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? 1 कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर आ सकता है क्योंकि ए है सेकेंड लास्ट पोजीशन पे, यानी कि ए के बाद सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो सकता है। तो सिर्फ एक कैरेक्टर मैच करना है तो कौन सा अपने को ये यूज करना? अंडरस्कोर। तो ए के बाद डालेंगे अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। क्योंकि ए के बाद सिर्फ एक ही कैरेक्टर आने वाला है और एक कैरेक्टर मैच करने के लिए अपने पास है अंडरस्कोर। ए के पहले कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? एन नंबर सर। एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, वी डोंट नो, यस सर। क्योंकि लास्ट नेम कितने भी डिजिट का हो, कितने भी लेंथ का हो सकता है। तो ए के पहले कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एग्जैक्ट अपने को नहीं पता कितने भी हो सकते हैं, बट एन नंबर ऑफ हो सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैच करने के लिए क्या है? परसेंटेज। So this pattern will fetch all the records from the employees table whose
सेकेंड लास्ट लेटर इन लास्ट नेम कॉलम इज ए। तो सिर्फ अगर आप इतना क्वेरी चलाओगे तो लास्ट नेम के अंदर सेकेंड लास्ट कैरेक्टर जहां जहां ए है वैसे सारे रिकॉर्ड वो फेच करके देगा। तो टोटल 10 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनके सेकेंड लास्ट नेम कॉलम के अंदर सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे, तो सभी इन रिकॉर्ड्स के अंदर सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला कंडीशन। पहले कंडीशन पे मैच होने वाला डेटा यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा कंडीशन, तो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर अगर ए है तो एक और कंडीशन मैच करनी है उसी रिजल्ट के ऊपर। क्या है कंडीशन? तो ज्वाइनिंग ईयर 1997 होना चाहिए। तो इसी रिजल्ट के ऊपर देखना है अपने को 1997 कहाँ पे है। तो फॉर दिस रिकॉर्ड एंड फॉर दिस रिकॉर्ड ज्वाइनिंग ईयर इज 1997 और एक रिकॉर्ड। तो टोटल 4 ऐसे रिकॉर्ड्स है जिनके लिए ज्वाइनिंग ईयर 1997 है। तो अपने रिजल्ट में यही 4 रिकॉर्ड आने चाहिए, बाकी रिकॉर्ड्स नहीं आनी चाहिए। तो एक और कंडीशन है एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। और दूसरा कंडीशन है तुम्हारे हायर डेट कॉलम के ऊपर लगेगा क्योंकि ज्वाइनिंग ईयर वहां पे ही है। तो हायर डेट, यहाँ पे सिर्फ ईयर मैच करना है, एग्जैक्ट डेट नहीं मैच करनी। इसकी वजह से लिखेंगे पैटर्न। तो बाय डिफॉल्ट MySQL डेटाबेस के अंदर डेट डिस्प्ले करने का पैटर्न क्या है? y MMTD। इस फॉर्मेट में डेट डिस्प्ले होता है, बराबर। और उसमें से अपने को सिर्फ ईयर मैच कराना है। मंथ कोई भी होने दो, डेट कोई भी होने दो, चलेगा। अपने को क्या सिर्फ मैच करना है? ईयर। और इस फॉर्मेट में ईयर सबसे पहले आता है, फिर मंथ आता है और फिर डेट आता है। तो ईयर सबसे पहले आता है और ईयर अपने को पता है 1997। इसके आगे आने वाला है मंथ एंड डेट। तो मंथ एंड डेट कोई भी होने दो, डजेंट मैटर। तो यानी कि परसेंट। उसके आगे कोई भी मंथ होने दो, कोई भी डे होने दो, वो हमें मैच करना है। इसके लिए डाला हमने परसेंट। तो ये क्या करेगा फिर? इस रिजल्ट के ऊपर ये दूसरा कंडीशन अप्लाई करेगा और देखेगा कि जहाँ कहाँ ईयर स्टार्ट होता है 1997 से और आगे कुछ भी होने दो, डजेंट मैटर, बट डेट के अंदर जो वैल्यूज है वो वैल्यूज स्टार्ट कैसे होनी चाहिए? 1997 से। तो पहला रिकॉर्ड उठाया, पहले रिकॉर्ड में डेट 1990, डेट के अंदर पहले 4 डिजिट 1997 है क्या? नहीं है, तो उसने स्कीप किया। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गया, पहले 4 डिजिट 1997 है क्या? नहीं, स्कीप। यहाँ पे भी 1997 नहीं है, स्कीप। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे पहले 4 डिजिट 1997 है, तो ये मैच हो गया। और आगे परसेंट यानी कि इसके आगे कुछ भी होने दो 1997 के आगे, तो ये मैच हो गया यहाँ पे पैटर्न। तो उसने ये फिर रिजल्ट में उठा लेगा ये। तो यहाँ पे भी पैटर्न मैच होता है, तो ये भी रिकॉर्ड उठा लेगा। ये स्किप करेगा, ये उठा लेगा, इसको स्किप करेगा, इसको स्किप करेगा और इसको उठाएगा। तो 4 रिकॉर्ड उठा लेगा वो। तो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। तो यस, टोटल 4 रिकॉर्ड मिले अपने को एम्प्लॉय टेबल में से, जिनका सेकेंड लास्ट कैरेक्टर लास्ट नेम कॉलम के अंदर ए है और उनका ज्वाइनिंग ईयर 1997 है।
क्लियर है? यस सर। हॅलो सर, हाँ जी, म्हणजे आपण डेट मधल्या डे किंवा मंथच्या ह्याला पण असंच अप्लाय करू शकतो ना? यस. ओके सर. तो डेट मैच करने के लिए आप लाइक ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, और डेट मैच करने के लिए एसक्यूएल के अंदर कई सारे डेट के रिलेटेड फंक्शंस भी है, इनबिल्ट फंक्शन है. जैसे हमने इनबिल्ट फंक्शन अभी तक कौन कौन से देखे, तो काउंट देखा था, सम देखा था, मीन देखा था, मैक्स देखा था. तो डेट के लिए भी कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस है, तो वो फंक्शंस यूज करके भी आप डेट को मैच कर सकते हो. तो वो भी देख लेते हैं. ओके सर, थँक्यू. तो कोई भी डेट में से अगर आपको सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, कोई भी गिवन डेट में से सिर्फ ईयर को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए फंक्शन है. तो सबसे पहले सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम जानना अगर है आपको, तो कई सारे फंक्शंस है. sys date. तो सबसे पहले है सिस डेट. तो सिलेक्ट सिस डेट करते हो तो ये आपको सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम दिखाएगा. और भी कई सारे फंक्शंस है. सिलेक्ट नाउ करते हो आप, तो ये भी आपको सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम दिखाएगा. और है सिलेक्ट करंट डेट, करंट अंडरस्कोर डेट करते हो, तो ये आपको सिर्फ डेट दिखाएगा आज की सिस्टम की, करंट डेट जो भी है. करंट डेट के लिए आप सिलेक्ट कर डेट करके एक कर डेट करके है, में भी अंडरस्कोर नहीं होगा शायद. कर डेट. तो करंट कीवर्ड जो है, करंट वर्ड पूरा लिखने के बजाय सिर्फ CUR लिखोगे और आगे डेट. तो कर डेट भी आपको सिस्टम का आज का तारीख बताएगा. सिर्फ टाइम अगर देखना है, करंट अंडरस्कोर टाइम है, तो ये करंट टाइम दिखाएगा. सेम कर डेट जैसा है, तो कर टाइम भी है, तो ये भी आपको आज सिस्टम का करंट टाइम बताएगा. तो करंट डेट एंड टाइम जानने के लिए अपने पास टोटल 6 फंक्शंस है, इनबिल्ट फंक्शंस. सिस डेट नाउ, ये दो फंक्शंस करंट डेट एंड टाइम दोनों बताएगा. करंट डेट और कर डेट सिर्फ डेट बताएगा सिस्टम का करंट. करंट टाइम और कर टाइम सिर्फ टाइम बताएगा. तो मान लो करंट डेट में से, तो कोई भी गिवन डेट, कोई भी गिवन डेट के लिए आपने दिया करंट डेट. करंट डेट में से आपको सिर्फ साल को बाहर निकालना है, सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है. तो उस टाइम पे दो फंक्शन है आपके पास. पहला है एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन है इनबिल्ट. एक्सट्रैक्ट आपको क्या करना है, तो एक्सट्रैक्ट ईयर करना है. कहां से करना है, कोई भी गिवन डेट में से. तो कोई भी गिवन डेट के लिए हमने क्या किया, आज का डेट ले लिया. तो आज की डेट में से तुम मुझे ईयर को एक्सट्रैक्ट करके दिखा. उसने सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट किया.
आज की डेट में से आपको या फिर कोई भी गिवन डेट में से सर प्रीवियस ईयर देखना है तो इसमें तो कर डेट -1 करो, यस इसको ब्रैकेट में डालो, नहीं आ रहा है। सर प्लस कर डेट -1 से तो एक दिन माइनस हो जाएगा, पूरा साल नहीं माइनस होगा। डेट हो रहा तो एक डेट माइनस हो रहा है। सर तो प्रीवियस ईयर जाना है तो प्रीवियस ईयर का हार्ड कोडेड डेट डाल सकते हो आप यहाँ पे। मान लो सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम, तो हमने डेट के लिए आज का डेट पास किया था, आप कोई भी हार्ड कोडेड डेट भी यहाँ पे पास कर सकते हो। तो मान लो मैंने कोई भी एक रैंडम डेट पास किया यहाँ पे, कोई भी गिवन डेट में से आपको साल निकालना है बाहर, तो फिर आपको ये ईयर एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो यहाँ पे आप -365 भी कर सकते हो, तो ये 2022 देगा, फिर नहीं दे रहा है। सिलेक्ट कर डेट -365, ये क्या आ गया। तो माइनस ऑपरेशन में भी यहाँ से उसके लिए अलग सा कोई तो फंक्शन होगा। तो माइनस यहाँ पे ऑपरेटर माइनस डेज जो है ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, तो उसके लिए में भी अलग सा कोई तो फंक्शन होगा, वो देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में अपने को। बट अभी अपने को क्या देखना है, तो कोई भी गिवन डेट में से अगर ईयर को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है बाहर, तो कोई भी डेट में से ईयर को सर एक्सट्रैक्ट करना है प्रीवियस बाहर। वाली नेक्स्ट ईयर डाल सकते हैं क्या? नहीं ऐसा इसमें डेट में से वो एक ईयर एक्सट्रैक्ट करके देता है, तो अपने पास ऑलरेडी ईयर है, तो तुम एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज क्या करोगे? अपना रिक्वायरमेंट क्या था कि कोई भी डेट दे दो, उस डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेट पास कर रहे हैं। नाही करंट इयर देख रहे सर, म्हणजे करंट इयर शो होत असेल तर आपल्याला नेक्स्ट इयर आणि जर प्रीवियस पाहिजे असेल तर शो व्हायला पाहिजे। हाँ, तो उसके लिए अलग से फंक्शंस होंगे, डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा, वो देखेंगे बाद में जब हम इनबिल्ट फंक्शंस पढ़ेंगे। अभी अपना क्राइटेरिया क्या था, तो हम ईयर यहाँ पे मैच कर रहे थे, तो लाइक ऑपरेटर के दो ऐसे मैच किया, और ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर सिर्फ ईयर मैच कराना है कोई भी डेट में से, तो क्या ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। तो एक तो है एक्सट्रैक्ट फंक्शन। एक्सट्रैक्ट फंक्शन से आप कोई भी एक्सट्रैक्ट फंक्शन को आपको कोई भी डेट पास करना होता है, और उस डेट में से सिर्फ ईयर अगर निकालना है बाहर, तो वो ईयर को बाहर निकाल के देता है। जैसे कि आज की तारीख हमने पास की यहाँ पे, तो आज की तारीख में से उसने साल को बाहर निकाल के दिया, तो आज की तारीख के बदले आप कोई भी रैंडम डेट भी डाल सकते हो। कोई भी रैंडम डेट डाला तो उसमें से वो ईयर को एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो सेम जैसे ईयर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वैसे ही आप मंथ और डेट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ईयर के बदले आप मंथ बोलोगे, तो ये मंथ को निकाल के देगा, कोई भी डेट में से मंथ को निकाल के देगा। तो अगर मंथ मैच करना होता अपने को अपने क्राइटेरिया में, तो हम ऐसे मैच कर सकते थे। डे मैच करना है तो आप यहाँ पे डे डाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट डे फ्रॉम द गिवन डेट, तो ये डे निकाल के देगा। तो यूजिंग एक्सट्रैक्ट फंक्शन you can extract
ईयर, मंथ और डे फ्रॉम द गिवन डेट। कोई भी डेट में से ईयर, मंथ और डे एक्सट्रैक्ट करना है तो यूजिंग एक्सट्रैक्ट फंक्शन यू कैन डू दैट। और ये एक्सट्रैक्ट मेरे ख्याल से माई एसक्यूएल में नहीं चलता, ये ओरेकल और मारियाडीबी में चल जाता है। ओरेकल एसक्यूएल में सर। तो मेरे पास मारियाडीबी है तो मारियाडीबी में भी चल रहा है और ओरेकल में भी ये चलेगा। माई एसक्यूएल में अलग सा फंक्शन है, कोई भी डेट में से अगर आपको ईयर, मंथ या डे निकालना है बाहर तो ईयर निकालना है तो ईयर नाम का एक फंक्शन है। तो ईयर नाम के फंक्शन को एक कोई भी रैंडम डेट पास करो। तो जैसे कि मैं पास करता हूँ आज की तारीख, तो आज की तारीख में से उसने ईयर को एक्सट्रैक्ट करके दिया। मंथ को निकालना है तो मंथ नाम का अलग सा फंक्शन है, कोई भी गिवन डेट में से मंथ को निकाल दो, ये मंथ को निकालेगा। कोई भी डेट में से डे को निकालना है बाहर तो डे नाम का फंक्शन है, उसको भी कोई भी एक डेट पास करो तो ये डे निकालेगा बाहर। तो ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो ईयर नाम का फंक्शन है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो मंथ नाम का फंक्शन है, डे एक्सट्रैक्ट करना है तो डे नाम का फंक्शन है। तो इन तीनों फंक्शन को आपको कोई भी एक डेट पास करनी है, तो जो डेट पास करोगे उसमें से वो ईयर, मंथ और डे एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो ये MySQL में चलेगा। तो सर MariaDB मग में ये इयर दोनों चलते हैं। इयर एक्सट्रॅक्ट करून पुन्हा त्याच्यावरती क्वेरी एक्झिक्यूट करता येते का? म्हणजे सपोज आपल्याला पर्टिक्युलर इयरचे एम्प्लॉई फाइंड आउट करायचे तर ये क्वेरी extract year from higher date, और ईयर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1997। तो ये क्वेरी भी सेम रिजल्ट देगी। और ये क्वेरी भी सेम रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट किया, तो वो एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, अगर सिर्फ इतना ही चलाओगे आप तो डेट में से सिर्फ वो साल निकालेगा बाहर, बट निकालने के बाद उसको मैच भी तो कराना है। तो हर एक रिकॉर्ड में से उसने डेट ईयर को निकाला, तो पहले रिकॉर्ड में से 1989 निकाला, पर 1989 अपने रिजल्ट में होना चाहिए कि नहीं, अपने को क्या मैच कराना था, 1997। तो पहला रिकॉर्ड आया उसमें उसने साल को बाहर निकाला और ये कंडीशन हमने चलाया, वेदर 1989 इक्वल टू 1997, नो, तो उसने ये वाला रिकॉर्ड स्किप किया। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड में उसने साल को बाहर निकाला, तो साल बाहर निकालने के बाद 1993 आया, वेदर 1993 इक्वल्स टू 1997, नो, तो ये भी रिकॉर्ड उसने स्किप किया। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड में 1998, तो ये भी मैच नहीं होता। फिर गया नेक्स्ट रिकॉर्ड पे था ईयर 1997, so whether 1997 equals to 1997, yes it is equal to, तो फिर ये रिकॉर्ड उसने रिजल्ट में डाल दिया। तो ऐसे हर एक रिकॉर्ड के लिए उसने साल को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद हमने वो बाहर निकाला हुआ वैल्यू इसके साथ मैच होता है कि नहीं देख लिया, मैच होता है तो रिजल्ट में आ जाएगा, नहीं होता है तो नहीं आएगा। तो उसमें फिर 1997 वाले 4 साल मिले उसको, ये भी क्वेरी सेम ही करेगा। तो डेट मैच करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं। मंथ मैच करना होता तो लाइक ऑपरेटर में आप पहले परसेंट डालते, फिर मंथ का जो भी वैल्यू है, हाइफन था, हाइफन के बाद लेट्स से अक्टूबर मंथ मैच करना था,
उसके बाद हाइफन है और उसके आगे फिर डेट कोई भी है। तो अक्टूबर मंथ वाला एक रिकॉर्ड मिल गया उसको। यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट ईयर के बदले मंथ करते और मंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 10। यहाँ पे भी ईयर के बदले मंथ करते और उसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए। ये एक वेरी भी सेम रिजल्ट देगी, ये एक वेरी भी सेम रिजल्ट देगी, ये एक वेरी भी सेम रिजल्ट देगी। Are you getting, guys? Yes, sir. Everyone? सर हाँ जी, फर्स्ट क्वेरी दाखवा पहिली त्याच्यावरची कुठली? कौन सा क्वेरी देखना है आपको? नाही सर डेट मधलीच तुम्ही जे फर्स्ट दाखवलं ना ये आगे बढ़े। तो डेट के रिलेटेड फंक्शंस हमने काफी सारे देखे। क्लियर है सबको? करंट डेट एंड टाइम अगर देखना है सिस्टम का तो कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है। कोई भी डेट में से ईयर, मंथ और डे को एक्सट्रैक्ट करना है तो फंक्शंस है अपने पास, ये भी देख लिए। सो क्लियर है सबको ये वाले फंक्शंस डेट के रिलेटेड? So let's move on to the next example. Find products containing the name 4. Use classic models schema. तो ये वाला एग्जाम्पल क्लासिक मॉडल्स स्कीमा के ऊपर है। तो क्लासिक मॉडल स्कीमा के अंदर अपने पास एक टेबल है प्रोडक्ट्स नाम का, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है। तो उन प्रोडक्ट में से ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करो जिनके नाम के अंदर फोर्ड है। ये कहीं भी हो सकता है, शुरुआत में हो सकता है, मिडल में हो सकता है, एंड में हो सकता है। फोर्ड फोर्ड कहीं पे भी होने दो नाम के अंदर। तो वो वाले प्रोडक्ट्स अपने को फेच करने हैं। तो सबसे पहले जाते हैं क्लासिक मॉडल स्कीमा के पास। क्लासिक मॉडल के अंदर अपने पास है टेबल प्रोडक्ट्स। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट्स टेबल और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर हर एक प्रोडक्ट का नाम है। तो अपने को ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने हैं जिनके नाम के अंदर फोर्ड आता है कहीं पे भी, जैसे कि ये फोर्ड मस्टैंग, फोर्ड फैल्कन, फोर्ड पिकअप ट्रक। तो ये वाले रिकॉर्ड्स तुम्हारे रिजल्ट में आने चाहिए। जहां कहाँ नाम के अंदर फोर्ड लिखा हुआ है, कोई भी पोजीशन होने दो, स्टार्टिंग में होने दो, मिडल में होने दो, एंड में होने दो, जहां कहाँ लिखा है तो वो वाले प्रोडक्ट्स अपने को रिजल्ट में होने चाहिए। तो सिंपल है एक वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स पेयर। तो अभी तुम्हारा कंडीशन लगेगा प्रोडक्ट नेम कॉलम के ऊपर। प्रोडक्ट नेम, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, अपने पास एक पैटर्न है। क्या है पैटर्न? तो पैटर्न के अंदर जो पता है वो पहले लिख के लो। क्या पता है अपने को? फोर्ड। तो ये फोर्ड के आगे और फोर्ड के बाद कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं?
फोर्ड के पहले कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? number of वी डोंट नो, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, n number of की वजह से डालेंगे हम परसेंट। percent फोर्ड के बाद कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? n अगेन वी number डोंट नो कितने आ सकते हैं, वी डोंट नो, तो इसकी वजह से परसेंट। percentage इट विल लिस्ट आउट ऑल द प्रोडक्ट्स जहां पे नाम के अंदर कहीं पे भी फोर्ड है। सो देयर आर टोटल 15 प्रोडक्ट्स जिसके नाम के अंदर फोर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, लिस्ट प्रोडक्ट्स एंडिंग इन शिप। अगेन सेम प्रोडक्ट टेबल के ऊपर एग्जांपल। अभी ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करो जिनका एंड होता है, प्रोडक्ट का नाम जो है एंड होता है कैरेक्टर SHIP से। तो एंड के 4 कैरेक्टर्स अभी अपने को पता है। तो जिस किसी प्रोडक्ट का नाम एंड होता है SHIP से, वो वाले प्रोडक्ट्स हमें देखने हैं। तो अगर कोई है तो आ जाएगा रिजल्ट में, नहीं है तो ब्लैंक आएगा रिजल्ट। तो लिखते हैं, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर अगेन सेम कॉलम वेयर प्रोडक्ट नेम like देखो SHIP पर पता है, और ये SHIP कौन से पोजीशन पे है? तो ending n number लास्ट के 4 कैरेक्टर्स है, Last में। यानी कि SHIP के बाद कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ही प्रोडक्ट का नाम खत्म होता है। तो बाद में कुछ नहीं आ सकता, तो बाद में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बट SHIP के पहले क्या आ सकता है, कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? number of n Equal number कितने आ सकते हैं? number We of don't know. character तो n नंबर ऑफ कैरेक्टर आ सकते हैं, इसकी वजह से लिखा percentage परसेंट। So there is one product whose name ends with characters SHIP। तो ये SHIP से उसका नाम एंड होता है। Next example, list the customers who has a digit in their name. Use classic models schema. तो अभी क्या करना है, तो लिस्ट द कस्टमर्स, तो कस्टमर लिस्ट आउट करने हैं। कौन से कस्टमर्स? तो हु हैज ए डिजिट इन देयर नेम। तो जिस किसी कस्टमर नाम के अंदर कोई भी डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट अगर है, तो वो वाले कस्टमर्स अपने को लिस्ट आउट करने हैं। तो कस्टमर्स नाम का टेबल है क्लासिक मॉडल स्कीमा के अंदर। कस्टमर नेम यहाँ पे है, तो ये कस्टमर नेम है, पहला वाला कस्टमर नंबर कॉलम है, दूसरा वाला कस्टमर नेम है। तो इस कस्टमर नेम के अंदर कहीं पे भी अगर आपको डिजिट मिलता है, स्टार्टिंग में, मिडल में, लास्ट में, कहीं पे भी अगर डिजिट मिलता है, जैसे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर से एंड, तो वैसे प्लस है यहाँ पे, तो ऐसे कहीं ना कहीं डिजिट भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पे डिजिट है, ट्वाइस नंबर 4 grownups.com, so twice for grownups.com। तो यहाँ पे नंबर 4 है,
तो ये अपने रिजल्ट में होना चाहिए। देन और कोई है क्या? एक तो मिल गया। तो एक रिकॉर्ड ऐसा मिला जिसके कस्टमर नेम कॉलम के अंदर अपने को एक डिजिट मिला, तो वो अपने रिजल्ट में अपने को होना चाहिए रिकॉर्ड। तो जहां कहाँ नेम के अंदर डिजिट है तो वो वाले रिकॉर्ड्स अपने को फेच करने हैं। तो एक रिकॉर्ड तो मिल गया। तो अभी डिजिट मैच कराना है तो नॉर्मल अभी तक जो हम तरीका अपना रहे हैं उससे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तुमको यूज करने पड़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस कभी सुना है आपने? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस करके एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस आपने कभी ना कभी सुना होगा। नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो बात अलग है। तो कोई है ऐसा बंदा जो आईटी बैकग्राउंड से है और उसने रेगुलर एक्सप्रेशंस नाम का एक कॉन्सेप्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, वो सुना है स्लैश रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या? मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब क्या, ये पता है किसको क्या रहता है वो? नहीं सर। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस आर some special set of characters or the set of characters which has some special meaning to it। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, उन कैरेक्टर्स को एक स्पेशल मीनिंग है और उन कैरेक्टर्स का यूज करके आप पैटर्न लिख सकते हो और उस पैटर्न पे मैच होने वाला फिर रिजल्ट में डेटा जो भी है आ जाता है। जैसे कि आपको लेट से मोबाइल नंबर मैच कराना है, आपके पास एक फाइल है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर काफ़ी सारा डेटा है, टेक्स्ट डेटा है और कहीं ना कहीं बीच में मिडल में कहीं पे भी मोबाइल नंबर भी है उस टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो उस फाइल में से सिर्फ आपको मोबाइल नंबर बाहर निकालना है। तो मोबाइल नंबर बाहर निकालने के लिए आपको पैटर्न लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लगता है रेगुलर एक्सप्रेशन, या फिर फाइल में आपके पास ईमेल एड्रेस भी है कहीं ना कहीं लिखा हुआ, लंबा चौड़ा फाइल है और बीच बीच में कहीं कहीं जगह पे ईमेल एड्रेस है। तो सिर्फ वो फाइल में से आपको ईमेल एड्रेस बाहर निकालना है। तो ईमेल एड्रेस का एक पैटर्न होता है हमेशा। तो पहले कुछ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं जैसे कि अंडरस्कोर डॉट, उसके बाद हमेशा @ साइन आएगा, उसके बाद वापस फिर कोई कुछ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स आएंगे, फिर एक डॉट आएगा, डॉट के आगे फिर वापस कुछ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स आएंगे, फिर उसके आगे भी एक और डॉट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, फिर कुछ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो ये ईमेल मैच करने का एक पैटर्न है। तो ये पैटर्न भी लिखना है अगर आपको, तो भाई आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस ही लगते हैं। यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस यू कैन राइट अ पैटर्न टू मैच द ईमेल एड्रेस। तो कुछ कैरेक्टर्स है, ये एक्चुअली आपको उसका नॉलेज होना ही पहले से जरूरी है, तभी आप पैटर्न लिख सकते हो। तो आप गूगल भी करते हो तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, नोट्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी एक डॉक्यूमेंट दिया है, फिर मोजिला वालों का है, कई सारे मिल जाएंगे आपको। रेगेक्स,
ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं। एक गूगल वालों का भी एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट था ये। तो regular expression is a pattern that the regular expression engine attempts to match in the input text. A pattern consists of one or more characters, literals, operators, constructs. For a brief introduction, see ordinary regular expression. तो ये कई सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है, हर एक कैरेक्टर का क्या मीनिंग है, पैटर्न क्या है, तो ये क्या मैच करेगा, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपको पहले से पता होना था। हर एक कैरेक्टर्स को उन्होंने ग्रुप में डाला है कि कुछ कैरेक्टर्स को ग्रुपिंग कैरेक्टर्स बोलेंगे, कुछ को एंकर्स बोलेंगे, कुछ को कैरेक्टर क्लासेस बोलेंगे। तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका यूज करके आप कोई भी पैटर्न मैच कर सकते हो। यू कैन लिटरली मैच एनीथिंग। तो ये देखो डॉट है, ये इनको वाइल्ड कार्ड्स बोला जाएगा। तो डॉट है तो इट मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर। जैसे अंडरस्कोर कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर मैच करता था, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर मैच करना है तो डॉट है। तो ये डॉट क्या करेगा, कोई भी एक लेटर मैच कर सकता है, कोई भी नंबर मैच कर सकता है, कोई भी एक सिंबल भी मैच कर सकता है। क्वेश्चन मार्क है तो इट मैचेस प्रेसिडिंग कैरेक्टर 0 और 1 टाइम। प्लस है तो इट मैचेस द प्रेसिडिंग कैरेक्टर 1 और मोर टाइम्स। स्टार है तो इट मैचेस प्रेसिडिंग कैरेक्टर 0 और मोर टाइम्स। पाइप ऑपरेटर है तो क्रिएट एन और मैच। कई सारे कैरेक्टर्स है बेसिकली। कैरेट साइन है, डॉलर है, ग्रुप्स के लिए राउंड पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, हाइफन, एस्केप कैरेक्टर्स के लिए बैकस्लैश है। तो एक बार आप ये गूगल का डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है। तो अभी ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना होगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मैं यहाँ पे देखते हैं क्वेरी। तो अपने को क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम, कस्टमर नेम। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लाइक यू हैव टू यूज आर लाइक। तो आर लाइक यानी कि आप डेटाबेस इंजन को बता रहे हो कि यू आर गोइंग टू यूज द रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। तो इसकी वजह से आर लाइक, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा पैटर्न। तो कोई भी नंबर मैच कराना है तो आप यूज कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 से लेके 9 तक। तो ये एक रेंज हो गया 0 से लेके 9 तक। तो इनमें से कोई भी डिजिट अगर आता है कस्टमर नेम के अंदर तो वो मैच करेगा और तुम्हारे रिजल्ट में वो वाला रिकॉर्ड दिखाएगा। So let's try this out. So there are 2 customers जिनके नाम के अंदर डिजिट है। तो पहला था toysforgrownups.com और दूसरा है giftsforallages.com। तो ये 2 कस्टमर के नाम है जिनके नाम के अंदर एक डिजिट मिला। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आर लाइक यूज करोगे, और ये पैटर्न तो आपको जब रेगुलर एक्सप्रेशन पता हो तभी आप लिख सकते हो। लेकिन एसक्यूएल में इनका यूसेज जो है बहुत कम है। ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाते एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर। बट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, जावा होने दो, डॉटनेट होने दो, पाइथन होने दो, इनमें उनका यूसेज ज़्यादा होता है। तो ये आपको ये, और इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा इंटरव्यू में भी। और ये भी सिर्फ ये आपको पता है तो आपके लिए वो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आप पढ़ सकते हो, मतलब ऑनलाइन भी आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको एक बार पता चले तो फिर कोई भी लैंग्वेज होने दो, हर एक लैंग्वेज में पैटर्न तो सेम ही होता है। तो सेम पैटर्न अगर आपको दूसरे लैंग्वेज में भी मैच कराना होता तो आपका पैटर्न सेम यही होता।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 से लेके 9 तक। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। Next example, list the products containing ship or boat in their product name. Again क्लासिक मॉडल स्कीमा के अंदर जो प्रोडक्ट्स नाम का टेबल है उसके ऊपर ये एग्जाम्पल है। तो अभी हमें ऐसे लिस्ट करने हैं प्रोडक्ट्स जिनके नाम के अंदर या तो शिप है या फिर बोट है, दोनों में से कोई भी एक होने दो, तो वो तुम्हारे रिजल्ट में होना चाहिए। तो ये आप नॉर्मल रेगुलर लाइक ऑपरेटर यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो क्या होगा पैटर्न, अगेन प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर प्रोडक्ट नेम नाम का जो कॉलम है, तो प्रोडक्ट नेम के अंदर शिप या बोट दोनों में से एक कोई भी कहीं पे भी आता है, शिप या बोट, तो वो वाला प्रोडक्ट तुम्हारे रिजल्ट में आना चाहिए। तो प्रोडक्ट नेम लाइक क्या होगा पैटर्न, शिप शिप और और पहले शिप के लिए मैच करेंगे, तो शिप के पहले कुछ भी आ सकता है, शिप के बाद में भी कुछ आ सकता है। नंबर ऑफ परसेंटेज। ये शिप मैच करेगा और नीचे दूसरा कंडीशन डालेंगे, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट नेम लाइक लाइक परसेंटेज बोट परसेंटेज। या तो शिप या बोट, तो इसकी वजह से और ऑपरेटर यूज किया, तो प्रोडक्ट नेम लाइक शिप, और शिप नहीं है तो बोट को देख ले, दोनों में से दोनों है तो भी ले ले, दोनों में से एक है तो ले ले, दोनों भी नहीं है तो इग्नोर कर। सो 2 प्रोडक्ट्स जिनके अंदर या तो प्रोडक्ट नेम के अंदर बोट है या फिर शिप है। सेम क्वेरी आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके भी लिख सकते हो, अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन वाला पैटर्न पता है कैसे करना है, तो वहां पे फिर आप एक ही कंडीशन के थ्रू आप लिख सकते हो पैटर्न। तो आर लाइक शिप और बोट, मैं भी इसको ऐसे करना होगा, ऐसे कुछ तो है उसका पैटर्न, दोनों आना चाहिए बट नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ तो लिखना है तो वो आ जाता है, मतलब उसमें भी देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली क्यों नहीं आ रहा है। शिप और बोट दोनों आना चाहिए एक्चुअली, सर इसमें एन नंबर ऐसा कुछ नहीं लगा सकते। नहीं लगता इसमें। ये फिर कौन से भी पोजीशन पे मैच कर लेता है, ये नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, एनीवेज अपने का जो रिक्वायरमेंट था ये वो यहाँ से हो जाता है फुलफिल। बढ़ते हैं आगे।
List the products with a product code beginning with S700. अगेन सेम प्रोडक्ट टेबल के ऊपर ही एग्जाम्पल है। इस बार प्रोडक्ट फाइंड करने हैं कौन से, तो जिनका प्रोडक्ट कोड स्टार्ट होता है S700 से। ये है अपने पास प्रोडक्ट कोड नाम का पहला वाला कॉलम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है, तो कोई प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट कोड स्टार्ट होता है S700 से, जैसे कि ये। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अपने को लिस्ट में होने चाहिए अपने। तो ये सिंपल है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर। तो इस बार तुम्हारा कंडीशन लगेगा प्रोडक्ट कोड पे। प्रोडक्ट कोड लाइक बिगिनिंग वाला पता था। परसेंटेज एंडिंग। So these are the products whose product code begins with S700. Next example, list the vendors whose name ends with Dickast. तो वेंडर कहाँ पे है? अगर अपने को तुमको अगर मान लो कि ये रिक्वायरमेंट तो आ गया तुम्हारे पास और उसमें बोला है खाली वेंडर नेम एंड्स विद डिकास्ट, बट अभी तुमको पता नहीं कि ये वेंडर नेम कौन से टेबल के अंदर है। तो उस टाइम पे आप रेफर कर सकते हो स्कीमा डायग्राम। तो स्कीमा डायग्राम से बेसिकली आपको एंटायर डेटाबेस का ओवरव्यू मिल जाएगा। तो इसमें हर एक टेबल देख सकते हो कि वेंडर के रिलेटेड कुछ है क्या, कॉलम पेमेंट्स के अंदर है क्या, ऑफिसेस के अंदर है क्या, एम्प्लॉयज के अंदर है, कस्टमर के अंदर है क्या। कहीं ना कहीं आपको वेंडर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि प्रोडक्ट्स टेबल देखते हो तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वेंडर करके एक कॉलम है, यानी कि जो रिक्वायर्ड डेटा आपको फेच करना है वो कौन से टेबल में है, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट्स नाम के टेबल में। तो ऐसे आप स्कीमा डायग्राम देख के, या फिर इसको ही ER डायग्राम बोलते हैं, तो इस डायग्राम को देख के आपको डेटाबेस का ओवरव्यू मिल जाता है। हर एक टेबल का नाम, उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स है उनके नाम, हर एक टेबल एक दूसरे के टेबल के साथ कोई रिलेशन है क्या, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी प्रोडक्ट वेंडर अगेन प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर ही है। तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर का डेटा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वेंडर करके कॉलम है, और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट था अपना, तो प्रोडक्ट वेंडर जो है उसका नाम एंड होता है डिकैश से। तो वैसे प्रोडक्ट माइंड करो, तो जैसे कि पहला ही रिकॉर्ड अपने को मिला जिसका प्रोडक्ट वेंडर का नाम एंड होता है डिकैश से, तो ये तुम्हारे रिजल्ट में होना चाहिए। ये एक रिकॉर्ड है, ये भी तुम्हारे रिजल्ट में होना चाहिए, ये रिजल्ट में होना चाहिए। तो जहाँ कहाँ प्रोडक्ट वेंडर का नाम एंड होता है डिकैश से, तो ये तुम्हारे रिजल्ट में होना चाहिए। तो ये सिंपल है क्वेरी। So select star from products where product vendor like, जो अपने को मालूम है वो पहले लिख के लेने का। सो अपने को क्या पता है, तो डिकैस्ट। तो इस डिकैस्ट का पोजीशन कहाँ पे है,
तो एंड्स विथ, मतलब ये एंड वाला पोजीशन है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं आने वाला। प्रोडक्ट वेंडर ये का नाम यहाँ पे खत्म होता है, ये एंड में आने वाला, तो इसके आगे तो कुछ नहीं आने वाला, बट इसके पहले आ सकता है कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स Percent. कितने हैं, कौन से हैं, ये नहीं पता अपने को, तो इसकी वजह से परसेंट। These are the products where the product vendor name ends with decast. क्लियर है? यस सर। सो इस तरीके से लाइक ऑपरेटर का यूज करके आप पैटर्न मैच कर सकते हो और पैटर्न पे मैच होने वाला डेटा आप निकाल सकते हो। सो रुकते हैं आज के लिए यहाँ पे, और भी कई सारे एग्जांपल्स देखने हैं, बाकी ऑपरेटर्स जो भी बचे हैं अपने, उन सभी ऑपरेटर्स का यूज करके कैसे डेटा को हम फिल्टर कर सकते हैं, और तो बाकी एग्जांपल्स देखते हैं अगले सेशन में। ठीक है, so I will stop the recording here.